डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कबुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड डिसएडवांटेजेबल हैज़ अ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। राइट अदर सच 5 वर्ड्स हैविंग प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। कहने का मतलब ये है कि डिसएडवांटेजेबल जो वर्ड है इसमें आगे डिस लगा है, ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है, और पीछे एबल एबल है, वो सफिक्स का काम कर रहा है, और बीच में एडवांटेज है जो इसका रूट वर्ड है। तो इस प्रकार के 5 और शब्द बनाइए जिसमें आगे और पीछे यानी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जुड़े हों। तो देख लेते हैं। अनमैनेजेबल, अनअवॉइडेबल, अनफॉरगेटेबल, अनसक्सेसफुल एंड रिप्लेसमेंट। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नोट द डिफरेंस बिटवीन सर्टेनरी एंड श्योरली। आप सर्टेनरी और श्योरली के बीच में डिफरेंस बताइए। नाउ यूज दीज वर्ड्स प्रॉपरली इन अ डायलॉग। और उसके बाद डायलॉग में यानी बातचीत में इसका सही यूज़ करिए। तो डायलॉग आप यूज़ कर लीजिएगा। हम इसके अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर्टेनरी और श्योरली में क्या अंतर है। तो जो सर्टेनरी होता है, द यूज ऑफ सर्टेनरी इज विदाउट एनी क्वेश्चन और डाउट। वी यूज सर्टेनरी व्हेन वी हैव नो डाउट और वी डू नॉट आस्क रेज एनी क्वेश्चन। जब हम किसी पर कोई शंका या प्रश्न न उठाएं, 100% जैसा कह सकते हैं, तो वो सर्टेनरी है। श्योरली के 2 यूज होते हैं। पहला होता है यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज एट समवंस ओपिनियन। किसी के दिए गई राय पर आश्चर्य व्यक्त करना, है ना। जैसे कहें कोई अगर बोलता है कि आई हैवेंट ईटन मील सिंस 2 months, तो हम कहते हैं श्योरली, आर यू जोकिंग। तो यहाँ श्योरली जो है वो सरप्राइज या अचंभित करने के लिए भी यूज होता है। और दूसरा है लेस एम्फेसाइजिंग दैन सर्टेनरी। ये जो है सर्टेनरी की तुलना में कम प्रभावपूर्ण होता है, मतलब उसकी तुलना में जो इसकी सर्टेनिटी होती है वो कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड बट इज बीइंग यूज्ड in the beginning of the sentence as well as in the middle of a sentence. Use the word but in the same manner in some sentences and notice the difference in the pronunciation of the word also. कहता है कि आपकी वर्कबुक में जो वर्ड का यूज दिया गया है उसमें शुरू में भी है और मिडिल में भी है। आप इस वीडियो को देखते समय अपनी वर्कबुक अपने पास रखेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब कहता है कि बट का यूज़ करके आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उसमें नोटिस करिए कि बट जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है। तो जनरली वर्ड के 2 फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रांग फॉर्म होता है और एक वीक फॉर्म होता है। स्ट्रांग फॉर्म का मतलब होता है जिसमें हम एम्फेसिस देते हैं, जिसमें जोर देते हैं, और वीक फॉर्म होता है जिसमें हम उसको बोलते समय बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। सो लुक एट द सेंटेंसेस हियर। एवरीवन बट एवरीवन विल बी देयर। यहाँ जो बट है हम इसमें एम्फेसिस कर रहे हैं। एवरीवन बट एवरीवन, हर व्यक्ति नहीं, केवल हर व्यक्ति ही विल बी देयर। तो यहाँ हम इसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म को यूज कर रहे हैं। और दूसरा, दिस कार हैज़ बीन नथिंग बट ट्रबल। दिस कार हैज़ बीन नथिंग बट ट्रबल। यहाँ हम बट को बहुत जल्दी कमज़ोर रूप में बोलते हैं। यह कार नहीं बल्कि एक कष्ट है, एक समस्या है। और अगर मैं फोनेटिक्स की बात कहूँ तो ये जो बट है ये ऐसा होता है बी और ये वाला सिंबल और टी, और ये जो है ये बी उल्टा ई और टी, ये होता है। उसके बाद आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन जो है आपकी वर्कबुक में उसको आपको स्वयं करना है। लिसनिंग बारे में है ये कि एक पोएम दी हुई है, उसको पढ़ना है और उसको बिना देखे उसके फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना है। और इसी प्रकार स्पीकिंग टाइम में भी एक डायलॉग है, उस पर आपको बातचीत करनी है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आपका नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग सेक्शन।
ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ईयरली एग्ज़ाम में ये रीडिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन आता है। तो आपकी पैसेज आपके वर्कबुक में दी है, इसके मैं क्वेश्चंस आंसर यहाँ बता रहा हूँ, आप पैसेज को अपने वर्कबुक से पढ़ लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑथर टॉकिंग अबाउट, ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है। तो उस पैसेज में आप देखेंगे कि 2 शेल्फ्स हैं, 2 अलमारियां हैं, उनके बारे में ऑथर बात कर रहा है। तो आंसर है द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट 2 इनर शेल्फ्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु आर द 2 शेल्फ्स इन ईच वन ऑफ अस, उन दोनों शेल्फों में से कौन है। तो there are 2 shelves in each one of us is the shelf that wishes to save and the shelf that wishes to spend। उन 2 शेल्फों में, 2 अलमारियों में, एक अलमारी है जो कि बचत करना चाहती है और दूसरी अलमारी ऐसी है जो स्पेंड करना चाहती है, खर्च करना चाहती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट आर दे, वो दोनों अलग कैसे हैं। तो आंसर देखिए They are different from each other as a man does from his first cousin। ये दोनों उसी प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने चचेरे भाई से अलग होता है। उसके बाद डू दे ट्रस्ट ईच अदर, क्या वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। तो आंसर है नो दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, वह दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच सेल्फ एक्ट एज ए वॉच गार्ड, उनमें से कौन सी ऐसी सेल्फ है जो वॉच गार्ड का सुरक्षा का कार्य देखती है, सुरक्षा का काम देखती है। तो आंसर है द सेल्फ दैट सेव्स एक्ट एज ए वॉच गार्ड, ऐसी सेल्फ जो सेव करती है, बचत करती है, वही वॉच गार्ड का काम करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हुज पोजीशन बिकम्स ट्रेजिक, किसकी परिस्थितियाँ बदतर हो गईं, परेशानी भरी रहीं। तो आंसर देखिए द पोजीशन ऑफ बोथ ऑफ देम बिकम्स ट्रेजिक, उन दोनों अलमारियों की जो गति है वो दुर्गति में बदल गई, मतलब दोनों को लाइफ सेंटेंस हो गया था, लाइफ सेंटेंस को कह सकते हैं उम्र कैद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द ऑथर हैज़ गिवन 2 कंपैरिजन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, राइट डाउन देम। ऑथर ने उस पैसेज में, उस रीडिंग सेक्शन में 2 कंपैरिजन किए हैं, 2 तुलनाएं की हैं, उनको यहाँ लिखना है। तो पहली है वन ऑफ देम डिफर्स एज मच फ्राम द अदर एज अ मैन डज फ्राम हिज कजिन, जैसा एक व्यक्ति अपने कजिन से डिफरेंस होता है उसी प्रकार यहाँ शेल्फ की तुलना की गई है एक दूसरे से। तो एक कंपैरिजन ये हो गया। और दूसरा एज अनेबल टू escape फ्राम हिज नेबर्स एज वन ऑफ द सियामीज ट्विन, तो यहाँ सियामीज ट्विन की तुलना उसके नेबर्स से की गई है। तो ये 2 कंपैरिजन हैं। उसके बाद अगला है देयर इज वन मेटाफोर यूज्ड इन द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, राइट डाउन द होल सेंटेंस। उस पैसेज में सबसे अंत में एक मेटाफोर का यूज किया गया है, उसको पूरे सेंटेंस के रूप में यहाँ लिखिए, उसका पूरा का पूरा सेंटेंस लिखिए। तो यहाँ देखिए आई डू नॉट रिमेंबर एट व्हाट डेट द सेल्फ दैट स्पेंड्स वन अ कंप्लीट विक्ट्री इन माई बजम ओवर द सेल्फ दैट सेव्स, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस डेट में वो सेल्फ जो कि खर्च करती हो वो कंप्लीट विक्ट्री पाई हो उस सेल्फ के ऊपर जो बचत करती हो। बट आई नो दैट इट वाज अ वाटरलू, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक पूर्ण पराजय है। वाटरलू एक वार हुआ था, उसी के नाम पर एक ये एक्सप्रेशन चल गया। वाटरलू मीन्स होता है कंप्लीट डिफीट। उसके बाद आता है मैच वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, समान अर्थों वाले जो वर्ड्स हैं उनको मैच करना है। तो यहाँ देखिए एक तरफ ये वर्ड्स लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके सिनोनिम्स लिखे हैं। तो यहाँ इथिक्स है, इथिक्स मीन्स प्रिंसिपल होता है, हॉस्टाइल मीन्स अपोज्ड होता है, ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, ग्रजिंग मीन्स रिलक्टेंटली, स्टेथरी मीन्स सिक्रेटरी, यहाँ नहीं बना है, आप बना लीजिएगा। चिजल, चिजल छेनी होती है, एक टूल है। एंड थॉटेड मीन्स होता है फ्रस्ट्रेटेड। इथिक्स क्या है, वैल्यूज होती हैं, मौलिकता मोरलिटी होती है, हॉस्टाइल शत्रुता होता है या विरोध,
ऑब्वियसली मीन्स स्पष्टता होती है, गजिंग मीन्स होना अनिच्छा होती है, स्टील्थी मीन्स होता है चुपके चुपके, सेक्रेटरी, चीजल मीन्स छेनी, और थ्रॉटेड मीन्स होता है फ्रस्ट्रेटेड या परेशान, झुझलाना। उसके बाद आते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में दी गए मॉडल्स वर्ब जो हैं उनमें से एक सुटेबल वर्ब का चयन करना है। आपके इस फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आप वर्कबुक में देखेंगे हर मॉडल वर्ब का यूज दिया गया है, तो मैं आपसे चाहूँगा आप पहले उस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें। मैं यहाँ इनके आंसर बता दूंगा। वी फिल इन द ब्लैंक्स टू सर्व अवर नेशन। अब यहाँ क्या यूज़ करेंगे, शुड टू, मे टू या आर्ट टू। तो वैसे भी जब भी आपके साथ टू प्लस मेन वर्ब का एक्सप्रेशन आए तो वहाँ आर्ट लगाते हैं, और ये मोरल ड्यूटीज़ के लिए अक्सर यूज होता है। तो वी आर्ट टू सर्व अवर नेशन, तो इसका आंसर है वी आर्ट टू, ये आर्ट टू। फिर उसके बाद दूसरा है सी टू गो फॉर अ वॉक। यहाँ भी टू गो है, इसका मतलब आप जान गए कि यूज्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि यूज्ड और आर्ट ही ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद टू फॉलो होता है ना। तो यहाँ शी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक माइल्स टुगेदर, वह साथ में मीलों पैदल जाया करती थी। उसके बाद थर्ड है यू हैव टेकन ऑल द ट्रबल, नीडंट, आर्ट और यूज्ड। आप जानते हैं आर्ट और अगर यूज्ड का यूज करें तो उसके बाद टू होना चाहिए, यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपका यूज होगा नीडंट। यू नीडंट हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। वैसे भी नेगेटिव सेंटेंसेस में नीडंट यूज होता है, पॉजिटिव में बहुत कम। यू नीडंट हैव टेकन ऑल द ट्रबल, आपको संपूर्ण कष्ट पूरा का पूरा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आई कम इन टू द क्लास रूम सर। तो यहाँ आप जानते हैं परमिशन के लिए मे होता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टू द क्लास सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 द कैंडिडेट्स फिल इन द ब्लैंक्स अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, है ना। तो विल टू होता नहीं है, मस्ट होता नहीं है, हैव आएगा। द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। उसके बाद है इफ़ यू पास द एग्जाम। वैसे भी कंडीशनल सेंटेंसेस में जब एक प्रेजेंट में होता है तो दूसरा फ्यूचर में होता है, तो फ्यूचर यहाँ विल है तो 6 में लगेगा विल। इफ़ यू पास द एग्जाम यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यू फिल इन द ब्लैंक्स पे योर फीस बिफोर मंडे। ठीक है, आउट टू और डेयर। तो डेयर तो साहस के लिए होता है, धमकी जैसा एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ आर्ट टू आएगा। यू आर्ट टू पे योर फीस बिफोर सैटरडे। आपको अपनी फीस सैटरडे के पहले तक जमा कर देनी चाहिए। उसके बाद 8th नंबर है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर ही। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ऐसा प्रश्न पूछने की हिम्मत कैसे की। इस तरह के एक्सप्रेशन में डेयर का यूज होता है, साहस जहाँ व्यक्त करना हो। उसके बाद 9th है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आप जानते हैं कि आकाश में बादल हैं तो स्वाभाविक है वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है, और जब संभावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं, तो बनेगा देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे। और उसके बाद लास्ट है आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजली। जब आप किसी काम को करने में कैपेबल हों, सक्षम हों, तो वहाँ कैन लगता है, तो यहाँ होगा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजली। इस प्रकार से आपका ये समाप्त हुआ। उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल, द मनी वी स्पेंड ऑन लग्जरीज और द नेसेसिटीज वी यूज, राइट योर व्यू। आप अपने तर्क दीजिए कि पैसे खर्च करना लग्जरीज में ज़्यादा उचित है या कि अनिवार्य आवश्यकताओं में ज़्यादा उचित है। आंसर देखिए, आप अपने से भी लिख सकते हैं। इन माई ओपिनियन द मनी स्पेंट ऑन नेसेसिटीज इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी स्पेंट ऑन लग्जरीज। यहाँ यस लगा दीजिएगा। लग्जरीज प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। लग्जरी आपको आराम और संतुष्टि तो प्रदान करती हैं, बट नेसेसिटीज आर फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जो नेसेसिटीज होती हैं वो जीवन के निर्वहन के लिए होता है, जीवन को बचाने के लिए होता है। एंड इफ़ वी स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज, यदि हम मनी अपनी लग्जरी में स्पेंड करेंगे, वी विल बिकम माइजरेबल, तो हम निश्चित रूप से
कृपण गरीब हो जाएंगे। We can live without these things, but we cannot live without necessities like food, shelter and cloth. हम लग्जरी चीज़ों के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन भोजन, आवास और कपड़ों के बिना नहीं रह सकते। Hence, इस प्रकार it is more valuable to spend money on necessities than to spend on luxury. इससे ये साबित होता है कि लग्जरी पर पैसे खर्च करने की बजाय नेसेसिटीज़ पर पैसा खर्च करना ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा कीमती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस शुड बी लिमिटेड टू इनकम। एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के आधार पर लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। कीपिंग दिस इन व्यू, इस चीज़ को दिमाग में रखकर प्रिपेयर अ मंथली बजट ऑफ योर फैमिली, आप अपने फैमिली का मंथली बजट बताइए। आंसर देखिए, वन शुड ऑलवेज प्लान वंस मंथली बजट एज पर वंस फिक्स्ड मंथली इनकम। किसी भी व्यक्ति को अपना जो बजट है वो अपनी मंथली इनकम के आधार पर बनाना चाहिए। वन शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्स्ट्रा इनकम, किसी को कुछ बाहरी आमदनी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फॉर इट इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होती है। आर सर्टन, या निश्चित नहीं होती है। आई देयरफॉर प्रिपेयर माई मंथली बजट, इसलिए मैं अपना जो मंथली बजट है वो प्रिपेयर करूँगा। कीपिंग दीज फैक्ट्स इन माइंड, इन चीज़ों को अपने दिमाग पर रखकर। कौन कौन सी चीज़ें? माई मंथली इनकम इज़ फिल इन द ब्लैंक डेडेड, आप अपने से अपनी मंथली इनकम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद माई बजट फॉर अ मंथ इज़ एज फॉलोज, मेरा एक महीने का जो बजट है वो इस प्रकार है। यहाँ माउथ नहीं, MONTH है। ओके, तो यहाँ आप अब अपने नीचे अपना मंथली बजट इसमें लिख सकते हैं, जितना भी आपका हो। इस प्रकार से इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।